नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित जो बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर है उस प्रबंध के सिद्धांत में उसी में हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत के संबंधित जो फ्यूल के जो सिद्धांत है वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। और आज हम पढ़ेंगे FW टेलर का सिद्धांत यानी वैज्ञानिक प्रबंध। इसी को जानेंगे क्या है और किसके सिद्धांत क्या है और किस प्रकार से इसको लिखा गया है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले, इसको समझने से पहले मेरा उन सभी छात्रों से अनुरोध है जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और कई बच्चे ऐसे भी हैं जो वीडियोस देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक भी करें और ज़्यादा शेयर भी करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी करें। ठीक है बच्चों, क्योंकि आपके ही सहयोग से हमें मोटिवेट मिलता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएँ, कुछ अच्छा आपके सामने प्रस्तुत कर पाएँ, जिससे आपको पेपर के लिए आसानी हो जो सब लिख सके। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित कुछ टॉपिक है जिसको मैं आपके सामने क्लियर करूँगा, बताऊँगा। वैज्ञानिक प्रबंध पहले समझ लेते हैं वैज्ञानिक प्रबंध क्या है। देखिए वैज्ञानिक प्रबंध दो शब्दों से मिलकर बना है। देखिए वैज्ञानिक और प्रबंध, यहाँ पर दो शब्द है, वैज्ञानिक और प्रबंध। प्रबंध क्या है ये तो आपको पता है कि किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति से सामूहिक रूप से कुछ उच्च तकनीकी या अच्छे तरीके से उसमें कार्य करने की जो क्षमता होती है वही प्रबंध है। तो कार्य कराना, किस तरीके से कार्य कराना, ये भी एक प्रबंध है। तो इसको क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध। दोनों का अलग अलग हम समझ लेते हैं। जिसमें वैज्ञानिक का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान या जानकारी से है, जिसमें विशिष्ट ज्ञान या किसी तरीके से जो जानकारी मिल सके। फिर प्रबंध का अर्थ है किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना या कराना, या ऐसा व्यक्ति जो किसी तरीके से व्यक्तियों से कुछ अच्छे तरीके से, उसके उचित तरीके से या तकनीकी रूप से ऐसे तरीके से कार्य कराए जिससे अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जाए, यही एक प्रबंध है। तो इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध का जो अर्थ बनता है किसी विशिष्ट ज्ञान या जानकारी द्वारा किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। और वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत है इनका जो जन्मदाता जो माना गया है ये है जनक फ्रेडरिक विंस्लो टेलर यानी FW टेलर को माना गया है, क्योंकि 20 मार्च 1856 को जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। और ये भी एक इंजीनियर थे, फ्यूल के जैसे हेनरी फ्यूल इंजीनियर थे, ये भी एक इंजीनियर थे, लेकिन ये उत्पादन संबंधी थे और एक फोरमैन के रूप में काम किया इन्होंने। तो इसीलिए, और इनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट जो 1911 में इन्होंने प्रकाशित की थी, जिसमें वैज्ञानिक तकनीकी माध्यम से एक अच्छे तकनीकी माध्यम से श्रमिकों से काम कराना आधुनिक तरीके से। और ये जो इन्होंने एक टाइम पर जो अर्थव्यवस्था थी देश की या किसी भी देश की, उस समय औद्योगिक क्रांति अपनी चरम सीमा पर थी। 1900 के आसपास, 19वीं शताब्दी लास्ट में जो औद्योगिक क्रांति थी बहुत ही चरम सीमा पर थी। एक उस समय अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब हो चुकी थी, तो उसमें सुधार करने के लिए इन्होंने अपनी जो तकनीकी जो सिद्धांत दिया वही सिद्धांत क्या है, वैज्ञानिक प्रबंध। और इन्होंने क्या दिया कि मालिक और श्रमिकों के बीच में तालमेल बनाकर काम करना। और इन्होंने कहा था कि जो श्रमिक है वो ऐसे ही काम नहीं करेंगे, उससे काम कराना, एक किसी तरीके से उसका मेल भाव, उससे संबंध इस तरीके से बनाए रखना कि वो भी खुश रहे और मालिक भी खुश रहे। तो इस तकनीकी के माध्यम से इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसी को वैज्ञानिक प्रबंध के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए इनकी जो पुस्तक जारी हुई थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में प्रकाशित इन्होंने किया था। और इसी पुस्तक को बाद में 1949 में यह पुस्तक साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से पुनः प्रकाशित हुई थी। इसको दोबारा से प्रकाशित किया गया था साइंटिफिक मैनेजमेंट के यानी कि वैज्ञानिक प्रबंध के नाम से, क्योंकि इन्होंने कई चीज़ों के सिद्धांत दिए। क्योंकि व्यापार की स्थिति जो खराब हो चुकी थी औद्योगिक क्रांति के बाद, कई मजदूरों को निकाला गया था, उनके अंदर काम करने मालिकों के प्रति असंतोष पैदा हो गए थे और काम का उत्पादन भी ढंग से नहीं हो रहा था। तो इन सब को सुधारने के लिए इन सब के बीच में उन्होंने एक नई तकनीकी नया सिद्धांत दिया और उसी सिद्धांत को इन्होंने वैज्ञानिक प्रबंध कहा गया।
और इनके सिद्धांत तो वैज्ञानिक प्रबंध के जो सिद्धांत इन्होंने दिया कि पहला था विज्ञान ना कि अंगूठे का नियम। इनमें जो रूढ़िवादिता का सिद्धांत, जैसे व्यवहार में क्या था, कंपनी की जो व्यक्ति था, जिसे व्यक्ति कराता है, तो उसमें उच्च तकनीकी का ज्ञान देना, बल्कि उच्च तकनीक विज्ञान के माध्यम से, जैसे वैज्ञानिक रूप से उनमें तकनीकी का ज्ञान देना, उसमें कुछ अच्छे उन पर ज्ञान बढ़ाना, उसमें तकनीकी बढ़ाना, इस ताकि उससे अच्छा उत्पादन, उससे अच्छा कार्य कराया जा सके। ठीक है। सामंजस्य ना कि संघर्ष। सामंजस्य देखिए, मालिक और व्यक्तियों के बीच में, मालिक तो अपना चाहता है कि कम उत्पादन ना हो बल्कि ज़्यादा उत्पादन हो, और श्रमिक चाहता है कि अधिक काम के बदले में अधिक वेतन भी प्राप्त हो। तो इन्हीं बात को लेकर के मालिक और कर्मचारियों के बीच, श्रमिकों के बीच में संघर्ष होता है। इसीलिए इन्होंने कहा था कि मालिक और श्रमिक के बीच में जब तक संघर्ष खत्म नहीं होगा तब तक अधिक उत्पादन नहीं होगा। असंतोष जब होगा तो संतोष की भावना के लिए श्रमिक अपना प्रयास करेगा अधिक मजदूरी के लिए, और इसीलिए सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक है, ना कि संघर्ष का रूप लेना है। ठीक है। सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। सहयोग देखिए, सहयोग यहाँ भी जैसे सामंजस्य है तो वैसे ही सहयोग भी है। कर्मचारी, एक व्यक्ति जैसे कोई अकेला तो काम कर नहीं सकता मैनेजमेंट में या सभी, तो उसके लिए उसको सहयोग की आवश्यकता होती है। सहयोग, जब तक दूसरा व्यक्ति भी सहयोग रूप से काम नहीं करेगा तब तक कोई भी कार्य को पूरा नहीं किया जा सकता। एक अकेला व्यक्ति कितना काम करेगा भाई, कितना आगे तक करेगा, कितना ज़्यादा करेगा भाई, उस और अकेला कर भी नहीं पाएगा ज़्यादा। तो इसीलिए मैनेजमेंट अपने काम के लिए सहयोग चाहता है कि जो कर्मचारी हैं वो सहयोग देता रहें, उसमें अपने कंपनी के संचालन में, कंपनी के उत्पादन में, कंपनी के लाभ में उस कर्मचारी, श्रमिक वर्ग भी सहयोग प्रदान करे। तो यही चीज़ क्या है, सहयोग होना चाहिए, ताकि व्यक्तिवाद नहीं, क्योंकि व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, कोई भी काम व्यक्तिगत नहीं होता। सहयोग रूप से, सामूहिक रूप से कोई भी कार्य जब करा जाएगा तभी कर्मचारियों के माध्यम से और मालिकों के माध्यम से, मैनेजमेंट के माध्यम से सहयोग मिलकर काम होना ही कंपनी को आगे तक लाभ पहुंचाएगा और आगे ऊंची शिखर तक पहुंचाने का काम करेगा। सहयोग हो गया। चौथा पॉइंट इन्होंने कहा, सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिक उत्पादन। इन्होंने कहा था देखिए, सीमित उत्पादन, कम उत्पादन से कोई भी फायदेमंद या फर्म को या संस्था को कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो, क्योंकि अधिक उत्पादन, जितना ज़्यादा अधिक उत्पादन होगा उतना ही ज़्यादा फर्म के लिए अच्छा होगा। और अधिक उत्पादन के लिए नई तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, वैज्ञानिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि औद्योगिक क्रांति से क्या हुआ, नए नए मशीनें का आविष्कार हुआ, नए नए तकनीकी का आविष्कार हुआ, तो उसके माध्यम से अधिक ज़्यादा उत्पादन होने लगी थी। तो इसीलिए इन्होंने कहा था कि सीमित उत्पादन की जगह अधिक उत्पादन किया जाना आवश्यक है। तो इसके बाद पांचवा है, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम दक्षता और समृद्धि में विकास। देखिए, जब तक व्यक्ति के अंदर, उसके अंदर काम के प्रति दक्षता उत्पन्न नहीं की जाएगी, जब तक उसको काबिल नहीं बनाया जाएगा, तब तक उसका विकास नहीं होगा, तब तक फर्म, संस्था का विकास नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या कहा कि व्यक्ति का अधिकतम दक्षता एवं समृद्धि में विकास तभी है जब व्यक्ति में व्यक्तिगत गुण में भी विकास हो, उनकी तकनीकी का विकास हो उसके अंदर। ठीक है। तो ये सिद्धांत हो गए। इसके बाद आता है मानसिक क्रांति। मानसिक क्रांति, देखिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, टेलर ने मानसिक क्रांति को वैज्ञानिक प्रबंध का मूल तत्व माना। मानसिक क्रांति, देखिए मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से काम के प्रति वो तैयार होना चाहिए। तो जब तक व्यक्ति के अंदर मन मुटाव नहीं होगा, ये मन मुटाव जब तक रहेगा कोई काम नहीं होगा, उनके अंदर मन मुटाव नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से सही रहना चाहिए, काम के प्रति उसको सजग रहना चाहिए, और मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए वैज्ञानिक प्रबंध को इन्होंने, वैज्ञानिक प्रबंध का मूल तत्व मानसिक क्रांति को माना है। तो मानसिक क्रांति का मतलब यही हो गया कि मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव डालकर कोई भी काम नहीं कराया जा सकता। इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से फिट और मानसिक रूप से काम के प्रति सजग होना चाहिए। ठीक है।
इसके बाद आता है फोरमैनशिप। इन्होंने बहुत ही अच्छी तकनीकी दी थी फोरमैनशिप में। इन्होंने कहा था कि जो कोई भी व्यक्ति कारखाना प्रबंधक अकेले तो काम नहीं कर सकता, उसको कई भागों में, भैया वो कितना काम करेगा, तो काम करने के लिए उसने अपने डिपार्टमेंट में 2 भागों को बांट दिया। 2 भागों में, एक नियोजन विभाग, एक उत्पादन विभाग। नियोजन विभाग जहाँ सभी का प्रशासनिक काम होते हैं, उत्पादन विभाग जहाँ उत्पादन संबंधित काम किया जाए। 2 भाग, श्रमिकों के लिए 2 भागों का 8 भाग दिया जाता और 2 भागों का मिलाकर 8 प्रकार के किए गए। 4 नियोजन विभाग में, 4 उत्पादन विभाग में। नियोजन विभाग में क्या है, निर्देश कार्ड लिपिक जो निर्देश के काम करता है, निर्देश करने का, और कार्यक्रम लिपिक जो कार्य की योजना बनाता है, किसी कार्य को कैसे करना है इसकी तैयार करता है। समय व लागत लिपिक जो समय और लागत का निर्धारित करता है। अनुशासन जो अनुशासित देखता है, ठीक है। उत्पादन विभाग में भी 4 प्रकार दिए गए हैं। गति अधिनायक जो काम की गति को निर्धारित करता है, काम की गति पर नियंत्रण रखता है और काम की कितनी गति से काम हो रहा है, कितना उत्पादन कितने देर में हो रहा है, तो उसी। फिर टोली नायक जो कहते हैं एक प्रमुख, जो एक समूह बना दिया गया, आपके बीच में इतना काम होना और उनका लीडर ये है, तो एक नायक बना दिया कि आपकी देखरेख में इतने काम होने, जिसे सुपरवाइजर भी कहते हैं। सुपरवाइजर जो नायक होता है, जो इसके अंडर में इतने काम होने हैं तो वो काम उतना कराएगा। फिर मरम्मत नायक जो मरम्मत से संबंधित काम देखता है, कहाँ कितना मरम्मत चलना है, कितना मरम्मत चाहिए, किसकी आवश्यकता कहाँ है, ये सब देखता है। लास्ट में आता है निरीक्षक जो सभी चीज़ों पर ध्यान रखता है। निरीक्षक जो उत्पादन विभाग से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो सारा चीज़ का निरीक्षक देखता है। तो यही श्रमिकों से संबंधित 8 भागों को बांट दिया गया है, जो इनके कारखाना प्रबंधक के अधीन नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग से संबंधित 8 विभाग हैं। नियोजन विभाग में 4 विभाग, निर्देश कार्ड लिपिक, कार्यक्रम लिपिक, समय लागत लिपिक, अनुशासन लिपिक, और उत्पादन विभाग में गति नायक, टोली नायक, मरम्मत नायक और निरीक्षक, ये विभाग। तो इनको 8 भागों में बांटा गया, ठीक है बच्चों। तो वैज्ञानिक प्रबंध क्या है, यहाँ पर आपका समझ में आ गया होगा। वैज्ञानिक प्रबंध किसी कार्य को विशिष्ट ज्ञान या जानकारी के द्वारा किसी कार्य को सुव्यवस्थित ढंग से करना ही वैज्ञानिक प्रबंध है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसका 1 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता कौन है, F.W. टेलर, और प्रबंध के सिद्धांत जिन्होंने दिया था वो है हेनरी फ्योल, ठीक है। F.W. टेलर जिनका 1856 जर्मन में इनका जन्म स्थान था, और इनकी जो पुस्तक थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, इनकी पुस्तक 1911 में प्रकाशित हुई थी। और इसी पुस्तक को दोबारा 1949 में साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से दोबारा प्रकाशित किया गया था, जिसमें इनकी किया गया था, पूरा विस्तार से किया गया था। और प्रबंध के सिद्धांत में प्रबंध का ना कि अंगूठे का नियम है, सामंजस्य ना कि संघर्ष, सहयोग ना कि व्यक्तिवाद, और सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन, प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम दक्षता एवं समृद्धि में विकास, ये इनके सिद्धांत है। और मानसिक क्रांति, इन्होंने मानसिक क्रांति को वैज्ञानिक प्रबंध का मूल तत्व माना था। और फोरमैनशिप के तकनीकी के अंतर्गत इन्होंने कारखाना प्रबंध के अंतर्गत 2 भागों में बांट दिया, कारखाना प्रबंधन, नियोजन विभाग और उत्पादन विभाग। और इनके अंतर्गत 8 भाग रखे गए हैं। नियोजन विभाग में 4 और उत्पादन विभाग में 4 विभाग रखे गए हैं, जो कि श्रमिकों के लिए इन 8 विभाग का नियंत्रण या 8 विभाग के अंतर्गत श्रमिक काम करेगा, ठीक है। तो ये रहा वैज्ञानिक प्रबंध से संबंधित। अब इसमें आलोचनाएं भी थी कि देखिए हर एक चीज़ की आलोचना तो होनी है। आलोचना बाद में लोगों ने कई जो कंपनी जो सीधे तौर पर बिना दक्षता के ही काम करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बिना दक्षता बिना ट्रेनिंग के ही काम मिल जाए। तो ऐसा उनकी आलोचना थी कि बिना, इनका कहना था जब तक उनके ऊपर दक्षता नहीं, उनको दक्षता नहीं शामिल किया जाएगा, उनको दक्ष नहीं बनाया जाएगा काम के प्रति, तब तक काम कराना उचित नहीं है, वो काम सही से कर नहीं पाएगा। लेकिन वैसे लोग इनकी आलोचना भी करते हैं। या फिर जो अधिक से अधिक उत्पादन चाहते हैं और श्रमिकों से मेल जोल नहीं करना चाहते, श्रमिकों को सहयोग, श्रमिक चाहता है कि काम ज़्यादा करवाएंगे तो फिर वेतन भी ज़्यादा चाहिए, और मालिक चाहता है कि ज़्यादा काम करवाया जाए, वेतन कम देना पड़े। तो ऐसे लोग भी चाहते हैं कि ये सिद्धांत ना लागू हो, क्योंकि ये सिद्धांत के अनुसार जितना ज़्यादा उत्पादन मालिक चाहता है उतना ही श्रमिकों को वेतन भी अधिक देना पड़ेगा, यही इसके सिद्धांत है। तो इसलिए ये कई लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। तो इसी तरीके से ये हो गया वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत, ठीक है। 1 नंबर में पूछता भी है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत कौन है, F.W. टेलर और
प्रबंध के सिद्धांत के जनक कौन है? क्या नाम? हेनरी फ्योल। ठीक है, और उनके सिद्धांत और इनके सिद्धांत में बहुत अंतर है। इन्होंने तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा दिया, उन्होंने प्रबंध से संबंधित को बढ़ावा दिया, उन्होंने प्रशासनिक और इन्होंने तकनीकी ज्ञान का अंतर किया। ठीक है, तो ये दोनों में अंतर भी है। तो फिर आज के लिए इतना ही है। ये आपका वैज्ञानिक प्रबंध संबंधी वीडियो है, छोटा वीडियो है, इसलिए आपको इसको अच्छे समझिए, पेपर में जरूर आता है। हेनरी फ्योल के सिद्धांत और वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत से संबंधित आपका जो टॉपिक है ये आपके पेपर में जरूर पूछा जाता है। इनके दोनों के सिद्धांतों के बारे में कभी फ्योल के सिद्धांत पूछ लेगा, कभी टेलर के सिद्धांत पूछ लेगा। ठीक है, तो ये इसको ध्यान रखेंगे, इसको समझिएगा, पेपर में जरूर आता है इससे संबंधित। तो आज के लिए इतना ही है। अगले वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।